हेलो बच्चों, ग्रेविटेशन के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन हमेशा के लिए ऑन रखें कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं या शेड्यूल्ड करूं या लाइव करूं इंस्टेंट, तो वो वीडियो आप तक पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमें देख पाएँ। ठीक है बच्चों, तो जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, बेटा आए हो सब्सक्राइब करके जाओ और अपने फ्रेंड से भी बोल दो, थोड़ा शेयर वेयर कर दो, इधर उधर हो जाए, है ना। थोड़ा 1K पार करा दो यार, 1K पार करा दो बस, ठीक है फिलहाल के लिए। फिर बाद में आगे देखेंगे कि क्या रिक्वेस्ट करनी है आप लोगों से, मुझे पता है आप लोग करा दोगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशन लेक्चर 2 में हमने लेक्चर 1 में आपको वेरिएशन ऑफ इन द वैल्यू ऑफ जी ये छोड़ा था। तो वेरिएशन ऑफ जी में हमने आपको एल्टीट्यूड के साथ करा दिया था, हमने आपको डेप्थ के साथ करा दिया था, यानी ऊंचाई के साथ जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है ये बता दिया था, और गहराई के साथ जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है ये बता दिया था। अब इसी टॉपिक को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, प्यार बनाए रखिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। ये रहा, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, जैसा कि एल्टीट्यूड के साथ अगर हम बात करें, एल्टीट्यूड के साथ, ठीक है ना, ये रहा, कहाँ गए भाई एल्टीट्यूड वाला, ठीक है, ये एल्टीट्यूड के साथ है कि वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, ये फॉर फिगर वगैरह था। और इसका जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आया था बच्चों, वो रिजल्ट ये निकल के आया था कि जी डैश बराबर जी इंटू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम ये हमारा एक रिड्यूस्ड फार्मूला है जिसको कि हम अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन हमारा रियलिटी में फार्मूला कौन है, ये है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर इस फार्मूला से निकलता है, इससे हमारा थोड़ा आंसर में वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हायर ऑर्डर टर्म ऑफ एच अपॉन आर स्क्वायर इग्नोर किया गया है। एच अपॉन आर का जो हायर ऑर्डर्स हैं उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम यूज करने के बाद। केवल फर्स्ट और सेकेंड टर्म ही हम लोग लेते हैं, बाकी एच अपॉन आर के फॉर्म में जो अदर टर्म्स बनते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारा एल्टीट्यूड के साथ जी के मान में परिवर्तन का फॉर्मूला है। उसी तरीके से डेप्थ के केस में भी हमने आप लोगों को बता दिया था ड्यू टू डेप्थ कि डेप्थ के साथ जी का मान कैसे चेंज होता है। इसके लिए जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आया था वो कुछ ये आया था कि जी डैश बराबर जी इंटू आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। इस चीज़ को हम अगर आर ई अपॉन आर ई से डिवाइड कर देते हैं तो कुछ ये फॉर्मूला बन जाता है। और यहीं पर अगर हमने ये एक बात और बताई थी कि अगर डेप्थ हमारा कितना हो, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो, यानी कि ऑब्जेक्ट को सीधे सरफेस से सेंटर तक लेके चले जाएं, तो डेप्थ हमारा रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। उस सिचुएशन में जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट द सेंटर ऑफ अर्थ वो जीरो निकलेगा। अब जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो गया तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जीरो मतलब अगर कोई बॉडी अर्थ के सेंटर पर है तो वहां पर हमारा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी जीरो लगेगा। क्लियर है, ये बातें हमने पिछले क्लास में क्लियर कर दी थी, अभी के क्लास में रिकॉल करा दिया। अब हम आगे आपको लेके चलते हैं कि वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, कि शेप के वजह से हमारा वेरिएशन कैसे होता है। तो देखो बच्चों, जैसा कि हम लोग जी का फॉर्मूला जानते हैं, हमें पता है ये चीज़, ठीक है, क्या पता है कि एज वी नो दैट कि जो जी होता है अर्थ के सेंस में वो है जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। यानी कि अगर अर्थ का मास तो अर्थ के सेंस में कांस्टेंट है, अर्थ का मास कितना एम ई, रेडियस। अब अगर हम अर्थ के शेप की बात करें, यहाँ पर लिखा है कि शेप ऑफ अर्थ, तो शेप हमारा अर्थ का एग्जैक्टली आइडेंटिकल स्फीयर नहीं होता है। ये होता है हमारा नॉर्थ पोल, सबको पता है ना, ये वाला होता है हमारा नॉर्थ पोल। इसके जस्ट नीचे की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है हमारा साउथ पोल। और ये जो लाइन हमारी होती है ये वाली, ये होती है हमारी इक्वेटर। ये लाइन हमारी क्या होती है बच्चों, अर्थ की इक्वेटर। तो सेंटर से जब इक्वेटर वाली ये रेडियस हम देखते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ इक्वेटर, और सेंटर से जब पोल को जोड़ते हैं तो ये जो रेडियस हमको मिलता है, तो रेडियस ऑफ हम क्या मिलता है कि रेडियस ऑफ पोल इज लेस देन द रेडियस ऑफ इक्वेटर, यानी पोल वाला रेडियस छोटा होता है, ठीक, और इक्वेटर वाला रेडियस हमारा ज़्यादा होता है। आई बात समझ में, मैंने क्या बोला कि पोल वाला रेडियस हमारा बेटा छोटा होता है और इक्वेटर वाला रेडियस हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और इनके बीच में जो डिफरेंस आता है लगभग, यानी इक्वेटर ऑफ वाले रेडियस को से जब पोल वाले रेडियस को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अप्रॉक्स में जो रिजल्ट निकल के आता है वो लगभग 21 किलोमीटर का निकल के आता है। ये चाहे तो आप नोट कर लेना,
ठीक है ना। यानी इस रेडियस और इस रेडियस के बीच में 21 किलोमीटर का अप्रोक्स डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यानी कि जब इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा है, जैसा कि ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप ध्यान से देखो, इस फार्मूला से इतना तो कंफर्म है कि जी की वैल्यू रेडियस पर डिपेंड करता है, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के फॉर्म में। तो जहाँ पर रेडियस कम होगा वहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जहाँ रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ पर जी की वैल्यू कम। तो इससे साफ साफ कंक्लूजन हमको पता चल जाता है, एकदम साफ 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 साफ, समझ रहे हो, कि जो हमारा रेडियस ऑफ पोल है ये लेस देन है रेडियस ऑफ इक्वेटर से। और जैसा कि हम लोगों को इस फार्मूले से प्रतीत होता है, फील होता है कि जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो इससे हम ये कंक्लूजन तो लगा ही सकते हैं कि जहाँ पर रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ पर जी की वैल्यू कम होगी, और जहाँ पर रेडियस हमारा कम होगा वहाँ पर जी की वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी। इसका मतलब कि पोल का रेडियस कम है तो पोल पर हमारा जी ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू द इक्वेटर, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब एक चीज़ और भी बता दूं यहीं पे, इसी के लगे हाथ हम आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं कि बेटा किसी भी बॉडी के अगर वेट की बात करें तो वेट हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल होता है। वेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके इक्वल होता है? mg के, ठीक। किसी भी बॉडी के लिए फॉर अ बॉडी जो हमारा मास होता है, मास ये कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक। लेकिन ध्यान रहे कैसे बॉडी के लिए, जो मोशन में ना हो या रियल लाइफ मोशन में हो, रेस्ट में हो, ठीक है ना। तो जो हमारे कोई बॉडी है उसका जो रेस्ट मास होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक, वो चेंज नहीं होता। बात समझ में आ गई। तो मास अगर हमारा कांस्टेंट है तो वेट किस पर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली डिपेंड करेगा जी पर। तो जैसा कि हम लोगों को पता चल गया कि इक्वेटर वाला जी कम होता है एज कंपेरिजन टू द पोल वाला जी। तो अगर हम वेट की बात करें, इक्वेटर पर अगर हम वेट इक्वेट करेंगे, क्या बोला बच्चों, वेट अगर हम इक्वेटर पर इक्वेट करेंगे और वेट अगर हम पोल पर इक्वेट करेंगे तो जहाँ पर जी ज़्यादा होगा वहाँ पर वेट भी ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लेंगे। यानी कि अर्थ पर, ये अर्थ है, ठीक है, अगर किसी बॉडी को हम यहाँ से मूव कराना शुरू कर दे, अब मूव कराते कराते धीरे 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 हम इसको यहाँ पर ले आएँ, तो यहाँ पर अगर वेट हमारा मान लिया जाए W1 है और यहाँ पर वेट हमारा किसी बॉडी का उसी बॉडी का W2 है, तो हमारा W2 ज़्यादा मिलेगा और W1 कम मिलेगा। रीजन आपको पता चल गया, क्यों? क्योंकि पोल पर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा है, पोल पर और इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है। ये बात सबको समझ में आ गई। तो हमारा जी का वेरिएशन शेप के रिस्पेक्ट में कैसे होता है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं इसी सेंस में और आगे कि वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या बोल रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनेंगे। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। और इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने आप लोगों को अपलोड किया था उसमें पता नहीं क्या सीन हो गया है। अपलोड करने से पहले का वीडियो, ऑडियो वीडियो सब एकदम प्रॉपर परफेक्ट है, और जब अपलोड हुआ है तो हम देख रहे हैं कि हमारा लिपसिंग, मेरी ऑडियो, ठीक है ना, ऑडियो पहले रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, मतलब अपलोड हुआ पड़ा है, हमारा वीडियो बाद में रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, यानी थोड़ा सा डिलेड है ऑडियो एंड वीडियो में, ठीक है ना। तो उस चीज़ को आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि ये मेरे वजह से नहीं हुआ है। मेरा वीडियो परफेक्ट था, अपलोड करते समय गूगल ने पता नहीं यूट्यूब ने क्या कर दिया है उस वीडियो को, लेकिन फिर भी आपको ऑडियो पे कंसंट्रेट करना है, वीडियो को इग्नोर करते हुए, ठीक है बच्चों। चलते हैं, अब हम आपको बताएंगे वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये अर्थ का सेंटर है, तो अर्थ का टोटल मास कहाँ पर होगा बच्चों? सेंटर पर, एज्यूम ऐसा करेंगे। और ये हमारा इक्वेटर है। अगर कोई बॉडी यहाँ के बजाय m मास का बॉडी यहाँ पर रखा है इस पॉइंट पर, ठीक है ना, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि लेट एट पी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू, ठीक है ना, रोटेशन इज जी डैश। यानी पॉइंट पी पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारी एक्चुअल में कितनी है बटो? एक्चुअल में हमारी है जी डैश, ठीक है। अब इस रेडियस इक्वेटर वाली लाइन से इस पी को जब हमने ज्वाइन किया तो ये भी तो हमारा रेडियस होगा, ये सब नो लिखा है रेडियस, तो ये डिस्टेंस भी रेडियस होगा। मान लेते हैं कि कितना एंगल बन रहा है इक्वेटर वाले प्लेन से? लेमडा एंगल बन रहा है, ठीक है ना। अर्थ किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है? ओमेगा से,
ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसा कि मेंशन कर दिया है। तो अगर बॉडी यहाँ पर है और अर्थ हमारा रोटेट हो रहा है, तो ये बॉडी भी इस सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा, यानी इस सर्कुलर पाथ पे अपना मोशन करेगा। और हम लोग जानते हैं कि जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो उस पर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि ये जो एमपी रेडियस वाला सर्कुलर पाथ है, कौन सा वाला? एमपी रेडियस वाला जो सर्कुलर पाथ है, समझना इस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। एमपी ये क्या है? ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ along which पार्टिकल रोटेट, ठीक है ना। इसी के अलोंग तो हमारा ये वाला पार्टिकल जो स्मॉल m मास का है ये रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर अगर मोशन करता है तो उस पर लगता है सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि अगर ये समझो कि ये m पॉइंट था, ठीक, और ये पॉइंट P है, यहाँ पर स्मॉल m मास का पार्टिकल है, मान लेते हैं ये रेडियस हमारा r है और ये सर्कुलर मोशन इस पर कर रहा है, तो इस सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितना काम करेगा इस पार्टिकल पर? तो हमको पता है mv²/r। और इन टर्म ऑफ एंगुलर मोशन के टर्म में बात करें तो कितना आता है? mr², क्योंकि हम लोग जानते हैं कि v बराबर हमारा क्या होता है? ओमेगा इंटू r होता है, ठीक है ना। तो v की वैल्यू जब ओमेगा r सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इतना हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा जो कि सेंटर की तरफ होगा। तो इसके जस्ट अपोजिट इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें, यानी कि जो स्यूडो फोर्स है एक तरीके का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू भी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, यानी कितना? mr²। क्लियर है? इसमें किसी भी बालकों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं इस फोटो में, अब बहुत अच्छे से चेकआउट करते हैं कि जब ये पार्टिकल इस तरफ से मोशन कर रहा है तो इस डायरेक्शन में हमारा कौन सा फोर्स काम करेगा? सेंट्रीपिटल। और इसके जस्ट अपोजिट में कौन फोर्स काम करेगा? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बराबर होंगे, कितना? mr²। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बात समझे? अब देखो इस लाइन से ये जो लाइन जा रही है सीधा, ये एंगल कितना है? लैम्डा। तो जब यहाँ से ये लाइन देखा जाए तो ये वाली एंगल भी, अगर ये लैम्डा है तो ये भी हो जाएगा लैम्डा, ठीक है ना। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अगर कंपोनेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम इक्वेट करें, इस लाइन के अलोंग अगर हम इक्वेट करें तो क्या निकलेगा? क्योंकि ये एंगल लैम्डा है और इसकी वैल्यू है हमारा mr², तो इसका कंपोनेंट यहाँ पर निकलेगा mr² cos लैम्डा, क्योंकि थीटा जिधर अटैच है वो हमारा बेस लाइन होता है, ठीक है ना। और इसके जस्ट वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम इस डायरेक्शन में अगर हम इसका कंपोनेंट इक्वेट करते हैं, सॉरी इस डायरेक्शन में निकलेगा ही नहीं, ठीक, इसका जो एक कंपोनेंट हमारा निकलेगा वो इस डायरेक्शन में निकलेगा। और ये कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी? इस कंपोनेंट की वैल्यू होगी mr² sin लैम्डा। लेकिन हमको इस कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है, और इसका और इस कंपोनेंट का रिजल्टेंट कितना आएगा? इसके बराबर, और ये वैल्यू कितना है? mr²। क्लियर है ना? तो अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस बॉडी का वेट जो कि यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ है, विच इज इक्वल टू mg, और इसी पार्टिकल पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा, किसके वजह से ये जनरेट हुआ? ये जनरेट हुआ ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, और ये कितना काम कर रहा है? mr² cos लैम्डा। लेकिन इस पार्टिकल पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, इस पार्टिकल पे जो देखो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? mr² cos लैम्डा। यस और नो? आपने कहा बिल्कुल सर, इतना ही हमारा काम कर रहा है, mr² cos लैम्डा। इसमें किसी भी बालक को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर किसी बालक को कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हो। और सेंटर की तरफ इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि mg। तो रिजल्टेंट हमारा फोर्स इसी डायरेक्शन में तो होगा, इस बॉडी पर जो रिजल्टेंट हमारा फोर्स होगा बेटा, वो भी तो हमारा इसी डायरेक्शन में काम करेगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ये है हमारा एफ नेट, ठीक। तो एफ नेट हम कैसे इक्वेट करेंगे? अब एफ नेट हम इक्वेट करेंगे ऐसे कि एफ नेट इज इक्वल टू, एफ नेट उस बॉडी पर जो एक्चुअल में रिजल्टिंग फोर्स काम करेगा वो करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो एफ नेट हमारा कितना आ जाएगा? सेंटर वाला फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स, और अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स है
ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एफ नेट कितना होगा, इसका डायरेक्शन याद रखना, डायरेक्शन है टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, देख लो सेंटर ऑफ अर्थ लिखा है, लो हम हिल गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आ गया। एफ नेट कितना होना चाहिए, तो एफ नेट होना चाहिए, अगर उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने जी डैश लिखा है तो एम जी डैश, तो एम जी डैश बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों कि एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा। एम 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 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा जी डैश की वैल्यू कितना बचेगा, जी डैश बचेगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा। ये आया। अब समझना है आर एक्चुअल में क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस तो था जो, ठीक है, ये रेडियस था, ठीक है। अब समझना ये हमारा क्या था, अर्थ का सेंटर था, यहाँ पर अर्थ का टोटल मास एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, फिगर में देखो, फिगर में देखो ये था, एम ये है, ये सर्कुलर पाथ था। तो अगर यहाँ पर देखें ओ एम पी, तो जो पी एम है ये हमारा रेडियस है, और ये पी एम कैसे इक्वेट करेंगे, अब समझ लेना, इस फिगर को आप नोट कर लेना, हम आपको समझा सब देंगे। तो देखो अब ध्यान से देखना, अब पार्टिकल ये है, तो ये एक्चुअल में लाइन क्या है, ये लाइन एक्चुअल में रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अब समझो। और ये एंगल क्या था, लेमडा। तो अब ध्यान से देखोगे आप, तो आपको रियलाइज होगा, ऐसा करते हैं यार, इसका कलर बदल लेते हैं ताकि आप समझ पाना। ध्यान देखो, या इसी फिगर में आ जाओ, यहीं पर आ जाओ, यहीं पर हम आपको समझा देते हैं। देखो बेटा, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे सीधा ड्रॉ कर दें इस सरफेस पर, तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं भाई। जितनी लंबाई ये है, यहाँ से ये जितनी लेंथ है, क्या उतनी ही लेंथ एम से लेके पी तक की है, तुमने कहा यस सर। और ये रेडियस, ये क्या है, ये हमारा रेडियस ऑफ अर्थ, और ये एंगल कितना है, लेमडा। ये लाइन कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो रेडियस ऑफ अर्थ का अगर कंपोनेंट हम यहाँ पर निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, आर ई कॉस लेमडा निकलेगा ना। और यहाँ से ये वाला कंपोनेंट अगर इक्वेट करेंगे, ये कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट हमारा कितना मिलेगा, ये वाला कंपोनेंट निकलेगा हमारा आर ई साइन लेमडा। लेकिन हमको इससे मतलब है, तो ये वैल्यू कितना मिला, एम पी मिला हमको आर ई कॉस लेमडा के बराबर। और एम पी ही को हमने क्या लिखा है, एम पी को ही हमने लिखा है स्मॉल आर, ठीक है। तो स्मॉल आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर ई कॉस लेमडा। देखो यहाँ लिखा है मैंने कि पी एम की वैल्यू यानी पी टू एम की वैल्यू एक्चुअल में है आर ई कॉस लेमडा, जिसको हम लोगों ने क्या एज्यूम करा है, आर। तो उस स्मॉल आर की जगह जो इस फार्मूले में हमारा स्मॉल आर आया है, एक्चुअल में ये जो स्मॉल आर है ये कितना है, ये है रेडियस ऑफ अर्थ इंटू कॉस लेमडा। तो जब ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया जाए तो अब हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, देखो अब इस चीज़ को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ ऊपर। तो अब हमारा आ जाएगा जी डैश बराबर जी माइनस आर की जगह अगर आर ई कॉस लेमडा लिख दें तो एक बार तो हमारा आर ई आ गया, ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर। देखो एक कॉस लेमडा पहले से है और एक आर के इस आर वाले में एक कॉस लेमडा है, तो दोनों कॉस लेमडा मिलके क्या हो गया, कॉस स्क्वायर लेमडा। तो एक्चुअल में हमारा रोटेशन के केस में जी का फार्मूला क्या बना कि जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। ये फार्मूला बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे कई सारे कंक्लूजन निकलेंगे। अब कंक्लूजन क्या क्या निकलेगा समझो। ये कंक्लूजन हमको कई सारी चीज़ों को क्लियर करेगा कि रोटेशन से आपको एक चीज़ तो पता चल गया कि रोटेशन के केस में जो हमारा जी डैश निकल के आया वो है जी माइनस, एक चीज़ लग रहा है यहाँ छोटा है क्या, ठीक है, नहीं ना, नहीं कुछ नहीं छूटा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर एक चीज़ हमारा कुछ हद तक कंक्लूजन में कुछ छूटा है क्या, कुछ छूटा तो लग नहीं रहा है, चलो नहीं कुछ नहीं छूटा है, नहीं ना, नहीं देखो बेटा कुछ नहीं छूटा है, हमको ऐसा क्यों लगा कि कुछ छूटा है। देखो तो जी आर
ऐसा है, रेडियस पे स्क्वायर था, नहीं रेडियस पे स्क्वायर नहीं है, आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। देखो ये था, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले को ध्यान से देखने पर इतना तो पता चल रहा है कि रोटेशन की वजह से जो एक्चुअल जी की वैल्यू है उसमें से इतना टर्म माइनस हो रहा है। तो यानी जो एक्चुअल जी है ये हमारा ज़्यादा है जी डैश से, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन आते हैं, अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर के सेंस में लेमडा की वैल्यू तो फिर 0 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि इस फिगर में हम इक्वेटर के रिस्पेक्ट में पार्टिकल यहाँ पर है तभी ये एंगल लेमडा लिए हैं, है ना। तो उस हिसाब से इक्वेटर के लिए लेमडा की वैल्यू 0, अगर लेमडा की वैल्यू यहाँ 0 रख दिया जाए तो हमारा जी इक्वेटर पर क्या निकलेगा, जी माइनस आर ई इंटू ओमेगा स्क्वायर, केवल इतना ही निकलेगा। रीजन, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ये निकला। और यहाँ से भी हमको एक कंक्लूजन ये मिल गया साफ साफ कि भाई जी में से इतना टर्म माइनस कर रहे हैं, यानी कि जो इक्वेटर वाला जी है एक्चुअल में जी से कम है, जो इक्वेटर वाला जी है वो रियलिटी में जो जी की वैल्यू हम लोग एज्यूम करते हैं उससे स्लाइटली लेस है, ठीक। ऐसे ही अगर हम पोल की बात करें तो पोल के केस में लेमडा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। पोल के केस में लेमडा की वैल्यू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि अगर बॉडी को यहाँ से हम पोल पर एज्यूम कर लेते हैं तो ये जो लाइन है अब ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ऐसे लेंगे और इक्वेटर से हम एंगल मेजर करते हैं, इक्वेटोरियल रेडियस से एंगल। तो जब बॉडी यहाँ पर चला गया तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो जब 90 डिग्री ले लेंगे तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0, यानी ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो जो इक्वेटर वाला पोल वाला जो हमारा जी निकलेगा वो किसके बराबर निकलेगा, एक्चुअल में जी के बराबर निकलेगा, ठीक है ना। तो अब देखो जी से इक्वेटर वाला जी कम है लेकिन पोल वाला जी उसके बराबर है, तो यहीं से हमको ये कंक्लूजन मिल जाता है कि पोल पर जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर। ये तो मतलब एंगल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं रोटेशन के कॉन्सेप्ट पर। अब कहाँ पर आते हैं बच्चों, अब हम आते हैं आपको लेके रोटेशन के कॉन्सेप्ट पे। अब रोटेशन के कॉन्सेप्ट में आप देखो कि जी रोटेशन के केस में हमारा जी डैश बराबर है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। अब इस फार्मूले में आप देखो तो ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है किसका, ऑफ अर्थ रोटेशन, ठीक है ना, ऑफ अर्थ रोटेशन। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर। अब अगर ओमेगा पे आते हैं, अब समझो कि अगर पहला सिचुएशन कि अगर व्हेन अर्थ स्टॉप रोटेशन तो अगर अर्थ अपना रोटेशन बंद कर देगा तो ओमेगा हो जाएगा 0। अगर ये टर्म 0 हो गया तो इस पूरे टर्म को जी 0 कर देगा, जिससे हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा कि जी डैश इज इक्वल टू जी, क्या जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, नहीं ना, ये आ गया। यानी कि रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंक्लूजन कि व्हेन रोटेशन की स्पीड बढ़ जाए, कि व्हेन अर्थ रोटेट फास्टर देन यूजुअल, फास्टर देन यूजुअल, कि अगर वो अपने यूजुअल रोटेशन से फास्ट हो जाए तो यानी कि ये वैल्यू बढ़ जाएगी। जब ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये वैल्यू और बड़ा हो जाएगा, जिससे कि जो जी डैश है ये काफ़ी छोटा हो जाएगा जी से, ठीक है। यानी पहले के कंपेरेटिवली जी और कम हो जाएगा, यानी जी हमारा क्या करेगा, और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी जब जी और डिक्रीज हो जाएगा तो अर्थ के सरफेस पर रहने वाली जो चीज़ें होंगी उनकी स्टेबिलिटी उनकी डिक्रीज कर जाएगी। वो जितने उनकी स्टेबिलिटी जो है वो हमारा क्या करेगा, स्टेबिलिटी हमारा डिक्रीज करेगा। क्योंकि भाई देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज़ अर्थ के कांटेक्ट में बहुत अच्छे से बना हुआ है। अगर जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस कर जाएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन रिड्यूस कर जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस पर खड़ा है उसकी स्टेबिलिटी पे खतरा मंडराने लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो आई होप कि ये लेक्चर जो हमने अभी आपको बताया, आपको समझाया, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
अब बहुत फैंटास्टिक तरीके से। अगर आपको ये लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत बिंदास तरीके से समझ में आया, तो अपने अंसारी सर को प्यार दिखाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, 1 के पार कराओ, फिर 2 के पार कराओ, हमें भी थोड़ा आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। आई होप कि आप सभी लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं और ये हमारे लिए एक न एक दिन धीरे धीरे आप लोग करेंगे ज़रूर। और ये होता क्या नहीं, ये हमारे और आपके बीच का जो रिलेशन है, जब आप हमारे वीडियो आएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे और वहाँ से जो आप चेकआउट करोगे कि अरे अंसारी सर ने जो चीज़ें मुंह से भी बोला था वो भी आ गया, काश हम देख लिए होते। अंसारी सर ने जो कॉन्सेप्ट बताया कितना कमाल का बताया, एक बार और अच्छे से पढ़ लिए होते, मज़ा आ गया होता उनके साथ। बस गए थे उनके चैनल पे, विजिट किए थे, लेकिन वीडियो नहीं देखा था क्योंकि हमारे वो वाले गुरुजी मना कर दिए थे, या ये वाले सर ने मना कर दिया था कि मत देखियो। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, हमारे चैनल पे नहीं आए तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, बात समझ लो ये। तो लास्ट में हमने ये बात आप लोगों को बता दी। तो इस सेकेंड वीडियो को भी आप लोग जम के प्यार दिखाओ। फिर मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद।